देखिए आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें चारों सेक्शन को हम देखेंगे। और ये पेपर आपका 5 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैथ का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, आपको दिया है कि राहुल ने 120 टेबल्स खरीदे हैं 156,500 रुपये में। जो एवरेज प्राइस है 70 का, उनमें से 450 रुपये है। और जो एवरेज प्राइस है रिमेनिंग 50 टेबल्स का, उनका कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सी प्रोसेस क्या करना है, ये टोटल आपको इतना दे रखा है। तो एक टेबल का 450 है तो 70 टेबल का आप निकाल सकते हो। आप कहोगे हाँ, मल्टीप्लाई कर लो। 450 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा आपके पास 00 और 7 35 3 28 3 31, ये बन रहा है आपके पास 31,500 रुपये। अब ये वैल्यू है आपके पास 56,500 रुपये, ये टोटल का था। इसको माइनस कर दोगे आप इसमें से, जब आपके पास कितनी वैल्यू बनेगी 0 0 0 और 6 में से आपका 1 जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे 5 और ये आपके पास 2। 25,000 रुपये बचे हुए हैं अभी भी। लेकिन ये जो 25,000 रुपये बचे हैं, ये बाकी जो टेबल बची हुई हैं 50 टेबल, क्योंकि 70 ये हो गई, 50 ये, टोटल 120 बना दिया। तो ये 50 टेबल की टोटल वैल्यू है। आपको एवरेज देखना है, मतलब पर टेबल का आपको मूल्य बताना है। तो 25,000 में आप 50 का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सीधा यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपके पास। 5 का भाग दिया, इसमें आप सीधा बोल दोगे कि 500 रुपये। तो पर टेबल का जो मूल्य है वो आपके पास 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है कि परम है जो कर सकता है किसी काम को 24 घंटे में, और चरण है वो 30 घंटे में कर सकता है। आगे बोला है कि दे वर्क टुगेदर, तो एक साथ मिलके काम करते हैं, तो एक दिन में कितना फ्रैक्शन काम कर देंगे टोटल काम का। तो सबसे पहले ऐसे में आपको करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ये 24 दिया हुआ है इसका, इसकी 30 दे रखा है। तो टोटल हमने कितना मान लिया, दोनों का एलसीएम कितना है 120। अब यहाँ पे 24 का इसमें भाग दिया 5 और इसका भाग दिया 4। ये 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब एक दिन में मिला के अगर ये दोनों काम करेंगे तो आप बोलोगे कि एक दिन में कितना काम कर देंगे। ये एफिशिएंसी क्या होती है, बेसिकली एक दिन का काम ही होता है। तो एक दिन में मिला के दोनों 9 काम कर देंगे। अब ये जो 9 काम है, ये आपको बताना है कि ये टोटल जो काम था 120, उसका कितना फ्रैक्शन है। तो 9/120 यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व किया 3/40 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है आपको। इसके बाद में ये वाला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है आपको एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। एक सिलेंडर यानी सिलेंडर बेलन का आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, और आगे बोला हाइट आपको दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो एरिया दिया है ना आपको, अब बेस क्या होता है सिलेंडर का, πr², एक आपका सर्किल होता है। इसकी वैल्यू 1386 दे रखी है। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो। आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं, 22/7 इंटू r² बराबर 1386। तो 22 का डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर लो या फिर 11 से कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। 22 पंजे 110, 22 6 132, 132 6 बनेगा, 22 तिया आपका 66। तो ये आपका 63 और 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 63 को थोड़ा सा तोड़ा आपने, तो 7 इंटू 9 और एक और 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 3। तो आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो 21 आ गई। आर की वैल्यू जैसे ही 21 आई, ये 20 हाइट दे रखी है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr r+h। तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 21। दोनों को ऐड करना है, आर और एच को। ये 20 है, ये 21, 41 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 7 से जाएगा 3 बार। ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, देखो 22 से 66, 66 को मल्टीप्लाई कितने से करना है 82 से। तो मल्टीप्लाई के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बेसिक से तो आपको सबको आता ही है। बाकी शॉर्ट मेथड भी हैं जो हमने डिस्कस किए कैलकुलेशन वाली वीडियो में। 6 दूनी 12, 1 12 और ये आपके पास 48, 60 1 61 6 48 6 54, 5412। ठीक है, एक लाइन में हो जाता है इससे आपको मल्टीप्लाई। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है आपसे कि हाउ मच टाइम ए पर्सन कवर डिस्टेंस 300 मीटर 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है ना आपका, ये किस किस का मल्टीप्लाई होता है, आपको कि 2 चीज़ का मल्टीप्लाई होता है, किसका, स्पीड का और टाइम का। ठीक है, आपको स्पीड भी दे रखी है यहाँ पे, तो टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो ये टाइम मान लिया t
और स्पीड कितनी दे रखी है 27। क्या मैं 27 डायरेक्ट रख दूंगा? नहीं, 27 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है ना, तो आप कहोगे कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक 3 से इसको काटा, आप कहोगे कि 3 से ये 100 बार कट जाएगा और 3 से ये 9 बार कट जाएगा, ये 9 से आपके पास 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बन रहा है ये आपका, ये आपके पास यहाँ से बन गया 200। ठीक है, 200/5, 200/5 क्या होता है? आपको कहोगे कि 40 होता है, तो 40 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये वाला देखो 5वां सवाल, इसमें बोला है कि एक सोफ़ा है जो 24,000 रुपये का है, बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले 24,000 का है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेल से टैक्स चार्ज्ड इफ सेल्स टैक्स ऑन इट्स 1200 रुपये। तो जो 24,000 रुपये की कीमत है और इस पर आगे बोला है कि 1200 रुपये का टैक्स लगता है। ठीक है, तो यही बताना है कि ये टैक्स है, इसकी जो सोफ़ा है उसकी कीमत का कितना परसेंटेज है। 1200 रुपये जो टैक्स लग रहा है, तो ये 1200 जो 24,000 का कितना परसेंटेज है, ये सिंपल सी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो 1200/24,000 इंटू 100, तो देखिए ये आपका 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो चला जाएगा, 120 बन रहा है, तो 24 पंजे 120, 5% आ जाएगा। सिंपल ये देखना था कि 1200 24,000 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, इसके बाद में ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक बार चार्ट दे रखा है और इसमें बोला है कि टोटल मार्क ऑब्टेन्ड स्टूडेंट S1 एंड S2 टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई S4। तो सबसे पहले S1 को पकड़ो और फिर उसको S6 के साथ ऐड कर दो। तो आप ऐड किया 9, ये फिर 96 है और आपका एक वैल्यू है 59। ठीक है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 9 और 6 15, 1 9 और 5 14, 1 5 15, 155। ये जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली इसका बोला है कि कितना परसेंटेज है किसका, S4 के रिस्पेक्ट में। तो S4 क्या है 71, इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू देखनी है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब क्या करोगे आप, वही चीज़ डिवाइड करके देखोगे, 15,500 है ये। ठीक है, और इसको 71 से डिवाइड करना है। अब आप कहोगे 71 की टेबल नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन हम सीख चुके हैं, उससे कर सकते हो और बाकी मल्टीप्लाई कर करके देख सकते हो। अप्रॉक्सीमेशन ऐसी जगह बहुत अच्छे से काम आता है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो किसके अराउंड है, लगभग आप कहोगे जो ऑप्शन है वो 200 के अराउंड है। ठीक है, 200 से सभी ऊपर है थोड़े थोड़े से। तो जैसे कि ये आपके पास 70 होता, तो ये 70 से कितना 140 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 200 से, तो 210 ले लो, 220 ले लो, कितना भी ले सकते हो अराउंड आपने। तो इसको मान लिया आपने ऊपर वाली वैल्यू को 200 के अराउंड, 210 या 215 के लगभग। ठीक है, हमने कंप्लीट डिवाइड नहीं किया है इसको, ये कितना जाएगा। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि आंसर क्या है, 210 भी हो सकता है, 215, 220, जो भी आप मानो, अराउंड लिया है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो इतना चल जाएगा आपका 220 के लगभग। तो ऊपर नीचे से आपको एक कम करना है, तो आप कह दोगे कि 70 आ जाएगा, और ऊपर से 220 के अराउंड कम कर दो, तो 200 कम करोगे तो आप कह दोगे 15,300, तो ये हो जाएगा आपके पास 15,000। इसमें 220 कम किया ना आपने, तो ये 300, और 300 में से 20 कम कर दो, 280, इतना बनेगा। अब डिवाइड कर लो इसको, अब आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 7 दूना 14, आपका कितना बनेगा 1 और 2 और 7 एकम 7, 5 बनेगा, 7 8 56 और 4 बनेगा और 35। ठीक है, तो 218 पॉइंट करके आएगा कुछ। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। बाकी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है अप्रोक्सीमेशन में, तो क्लास ज़रूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कॉस्ट प्राइस है एक टेबल का टू रवि 1600 रुपये है। रवि ने इसको बेचा टेबल को 10% के लॉस पर। आगे बोला है कि व्हाट वाज द प्राइस एट विच रवि सोल्ड द टेबल। तो जो है यहाँ पे ये 1600 रुपये है ना, इसको इसने 10% के, ये 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है, तो 10 रुपये की वस्तु है, उसको एक मतलब 10% के 10 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 1 के लॉस पे बेच दिया, आप कहोगे 9 रुपये में बेच दिया। ठीक है, ये 1610 यूनिट की वैल्यू है, आपको 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 16 9 144, तो 1440 आंसर आ जाएगा। ये वाला देखो, आपको 3 साइड दे रखी है और आपसे एरिया पूछा है। देखो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 21 × 20 आपके पास डिवाइड बाई 2, 21 × 20 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा, ये 10 बार जाएगा तो 210। आपको कि ये कैसे किया, देखो ये साइड है 20 21 और 29, ये ट्रिपलेट है आपका। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल बनेगा वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक साइड आपके पास 20 होगा, एक 21 होगा, ये 29 होगा। अब ये 20 कौन सा होगा, 21 कौन सा होगा, कोई इसमें फिक्स नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन ये 29 फिक्स रहेगा कि ये आपका हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, जो कर्ण रहेगा। तो आपको करना क्या है कि एरिया निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का दो जो छोटी साइड हैं, बड़ी साइड को छोड़ दो आप, जो दो छोटी साइड है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो यही तो फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। समझ में आया? आगे बढ़े, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9। आपको ये दे रखा है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? सिंपल क्या करो, जब रेशियो की बात हो तो क्या करना है आपको, सिंपल पी की जगह 3 पुट कर दो, क्यू की जगह 5 और आर की जगह 2। हालांकि ये इनकी वैल्यू नहीं है, पर लिए के लिए ये रेशो है, तो इसी रेशो में रहेंगी वैल्यू, और रेशो ही आपसे पूछा है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आंसर आएगा। पी की जगह मैंने बोला 3 रखो, 3 रखा, क्यू की जगह 5 रखो, 5 दूनी 10 बन जाएगा, आर की जगह 2 रखो, 2 3 6 बन जाएगा। और इसका रेशियो आपको लेना है पी प्लस क्यू प्लस आर, 5 3 8 2 10, ये कितना बन रहा है 16 3 19, 19 रेशियो 10 बनेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है कि इफ़ ऑन ए सर्टेन सम, सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल के लिए 1200 रुपये है, और बोला है कि व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 5 साल के लिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है उसमें। एक चीज़ ध्यान रखो कि 2 साल के लिए आपको 1200 दे रखा है, तो 1 साल के लिए निकाल सकते हो, आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं, तो 1 साल के लिए कितना आ जाएगा, आप कहोगे 600 रुपये। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर सिंपल इंटरेस्ट हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो तो हर साल सेम रहता है। अब आपको 5 साल का पूछे, 10 साल का पूछे, 15 साल का पूछे, कितने भी साल का पूछे, डायरेक्ट 1 साल के निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दो उतने ईयर से, सीधा आपका निकल जाएगा। आपको 1 साल का पता चल गया 600 रुपये, 5 साल का पूछा है आपसे, तो क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप क्या आ जाएगा 600 इंटू 5, 3000 आंसर आएगा, 5630। ठीक है, इसके बाद में ये देखो 11, करना क्या है आपको, एक टेबल दे रखी है, वह विच स्कूल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग अमेरिकन फुटबॉल एज दियर फेवरेट गेम। तो अमेरिकन फुटबॉल कहाँ है, ये वाला डाटा है, और इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन से स्टूडेंट का है, कौन से स्कूल से। तो देखिए आप यहाँ पे 59 दिख रहा है, और ये कहाँ से बिलोंग करता है, आपका डी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बाद में आपका ये वाला सवाल देखो 12, बोला इसमें कोई नल है ए, वो आपका टैंक को, मतलब खाली टैंक को फिल कर सकता है 6 घंटे में, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। और बी एक जो दूसरा नल है वो कैन एम्प्टी, देखो दोनों जगह एम्प्टी एम्प्टी लिखा हुआ है, लेकिन एम्प्टी का दोनों का मतलब अलग अलग है। कहाँ कैसे, ये तो खाली टैंक को भरता है और ये टैंक को खाली करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए के लिए बोला है कि 6 घंटे में भर सकता है, तो इसको प्लस लगा दिया मैंने, ए के ऊपर प्लस, और बी खाली करने वाला था इसलिए माइनस लगा दिया। माइनस लगाने का सिंपल सा मतलब क्या है कि ध्यान रखना है कि ये खाली करने वाला है, तो ये कितने में खाली कर सकता है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लिया, आप कहोगे दोनों का एलसीएम 24 ले लिया, तो एफिशिएंसी आएगी, देखो इसकी 6 चौके 24 और 8 का 3 में दिया तो -3। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला है खाली करने वाला, 8 24 माइनस बना, -3 आ गई। इफ़ दे आर ओपन अल्टरनेट आवर, मतलब ये अल्टरनेट में खोले जाते हैं, पहले ए खोला फिर बी, फिर ए खोला फिर बी, इस तरीके से, तो हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिल द टैंक कंप्लीट। तो पहली बार टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा समझिए। तो सबसे पहले काम किया ए ने, 4 काम कर दिया, फिर बी अगले घंटे काम करने आया, तो इसने 3 घंटे माइनस कर दिया, तो ओवरऑल 2 घंटे में जाके कितना टैंक भरा। ठीक है, या टोटल काम कितना हुआ, आप कहोगे कि 2 घंटे में जाके केवल 1 भरा है, क्योंकि इसने प्लस का काम किया, इसने माइनस का किया। अब आपको पहुंचना तो 24 तक है, 24 तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया कि इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कहाँ पर पहुंचा, देखो इससे तो मैं पहुंच गया 40 घंटे तक। 40 घंटे में कितना काम हो गया, आप कहोगे इधर इसको मल्टीप्लाई किया तो 20, तो 20 काम हो गया 40 घंटे में, लेकिन काम 24 करना है। अब क्या होगा कि लास्ट में बी ने किया होगा, अब दोबारा ए आएगा करने, अब ए आएगा तो ए कितना कर देगा डायरेक्ट अगले 41वें घंटे में, 41वें घंटे में जो ए है वो काम करेगा, 4 काम करेगा, तो यहाँ पे 4 इसमें ऐड करेंगे 20 में, तो 24 काम, मतलब टोटल काम हो गया। आपसे यही पूछा था कि पहला काम कितने टाइम में हो जाएगा, तो ये 24 काम आपका पूरा हो जाएगा, पूरा टैंक भर गया।
उसके बाद में आगे होगा वो क्या है, इसको खाली करेगा, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचना, आपसे इतना ही पूछा, तो 41 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़े, ये वाला देखो 13। सैलरी है वो 2 फ्रेंड का 3:4 में है, और डिफरेंस है उनकी सैलरी का 3000, तो आपको सम निकालना है। तो यहाँ पे देखो जो रेशो दे रखा है 3:4 का, इसका डिफरेंस देखो आप कहोगे कि 1 यूनिट, ठीक है। तो 3000 जो वैल्यू है आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है, आपको निकालना क्या है, सम ऑफ दियर सैलरी। तो सम कितना है इनका, 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू निकालनी है। आप सीधा मल्टीप्लाई करके कह दोगे 7 या 21,000, ठीक है। ये वाला देखो 14, आपसे बोला है कि लेंथ है वो एक रेक्टेंगल का 5 टाइम है विड्थ का, तो इसकी लंबाई है ना उसकी चौड़ाई का 5 गुना है, ये रेशो दे रखा है। आगे बोला है इसकी विड्थ यदि 10 है, यदि 1 यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये इसकी जो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको होगी कि 50, तो ये इनकी एक्चुअल लंबाई आ गई। आगे बोला है कि एरिया कितना होगा ट्रायंगल का, तो सॉरी रेक्टेंगल का, तो एरिया निकाल सकते हो लंबाई इंटू चौड़ाई, 50 इंटू 10, 500 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखो 15, पी की वैल्यू आपको दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, पी बटे क्यू निकालना है। तो पी को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, किया तो आपके पास क्या बनना है, 6 चौके 24, 24 बटे 2, ऊपर तो 12 बन गया, नीचे देखो 8 दिया 24, 24 में 6 का भाग दिया तो आपके पास 4 बनेगा, इसको भाग दिया आपने तो आपके पास ओवरऑल पी की वैल्यू आ रही है वो 3 आ गई। पी को सॉल्व कर लिया है, 3 बन गया है। अब क्यू को सॉल्व कर लो, क्यू को सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो 12 में 4 का भाग दिया 3, 3 माइनस 2, तो ऊपर तो 1 बन गया, नीचे देखो 4 बटे ये 4 इंटू 12 बटे 3 इस तरीके से है, तो 3 का यहाँ पे काटा इसको, तो आप कहोगे ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 16। तो इसकी 1/16 आ गई। पी बटे क्यू आपको लिखना है, पी बटे क्यू, तो मतलब 1/16, तो ऊपर चला जाएगा 16, तो 16 × 48 बन जाएगा, ठीक है। तो पी बटे क्यू की वैल्यू आ रही है ना आपके पास, वो 48 आ गई, लेकिन आपको ये नहीं निकालना, आपको स्क्वायर निकालना है। तो पी बटे क्यू का स्क्वायर निकालना है, तो आप 48 का स्क्वायर कर लो। अब देखिए एग्जाम में है ना ये छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। कैसे, अभी आप 48 का अगर आपको स्क्वायर डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो आप क्या करोगे, 48 इंटू 48 करोगे, फिर थोड़ा सा टाइम जाएगा, हालांकि कुछ सेकंडों का ही जाएगा, लेकिन उस टाइम को थोड़ा थोड़ा बचाओगे सभी क्वेश्चन से, तो वो कहीं ना कहीं कोई दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ इंपॉर्टेंट, कि जैसे कुछ ऐसे नंबर्स 48 हो गया 50 के आसपास, इनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, और क्योंकि ये एग्जाम्स में आती हैं चीज़ें, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इनको आप सीख ही लो एक बार में ही, तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो 48 जैसे ही दिखेगा आप कहोगे कि 0 4, और 25 में से 2 कम किया 23, 2304 डायरेक्ट बता दोगे। अब आप कहोगे यूनिट डिजिट से हम बता देंगे, यूनिट डिजिट से काम नहीं करेगा, देखो आपको यहाँ पे सबका 4 4 4 दे रखा है, किसको टिक करोगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी करोगे तो भी टिक कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे आपको 50 का याद है यहाँ पे, तो 50 का लगभग 2500 होता है, तो उस तरीके से सोच सकते हो इसमें कि 2500 के आसपास आएगा, तो फिर भी आप टिक करके जा सकते हो, क्योंकि 1000 नहीं होगा, 4000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे टिक हो जाएगा, इस तरीके से सोचा जा सकता है। और लेकिन जो टेक्निक है वो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। सब तरीके मैंने आपको बता दिए जिसमें आपको कंफर्टेबल उससे, और अन्य सब तरीके चाहिए, और जो एग्ज़ाम में जौन सा पहले काम कर जाए उसको लगा दो। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि 2 ट्रेन हैं जो चल रही हैं टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ठीक है, अप्रोच कर रही है, मतलब स्पीड दे रखी है 70 की और 85 की, और लेंथ उनकी दे रखी है। आगे बोला है कि कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में। मैंने क्या बताई थी एक चीज़, कि जो भी डिस्टेंस दे रखी हो उनको हमेशा जोड़ना है आपको, तो 210 और 255, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आपको होगी कि 465 हो गई, दोनों को जोड़ दिया। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो बटे में हमको स्पीड करना पड़ेगा, तो बटे में स्पीड मतलब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, तो 70 + 85 दोनों को जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 7 8 15, तो 155 का भाग दे देना है आपको, कि बस डायरेक्ट दे देना है, नहीं 155 को कन्वर्ट भी करना पड़ेगा 5/18 से, तो क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में बदलना है इसको, हाँ बदल दिया। अब इसको जो सॉल्व करेंगे वो डायरेक्ट आंसर आएगा, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से इसको काटा, आपने कहा काट लो, 5 9 45 और 1 5 3 15, ठीक है। अब 31 से ये कट रहा है, देखो 5 बार, और 31 से ये कट रहा है आपके पास 3 बार, ठीक है। तो 18 3 54, 54/5। अब अगेन यहाँ पे वही कंसेप्ट आप 5 के डिविजिबिलिटी का लगा सकते हो, ऊपर वाली संख्या का 10 डबल करो 108, तो 108 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
10.8 और नीचे आपका 5 से डिवाइड भी करना है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली वैल्यू देखो, मल्टीप्लाई किया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3/7 इसको मल्टीप्लाई किया, आपका होगी 15/77। तो ये वैल्यू बन रही है पहली वाली 15/77। दूसरी वाली वैल्यू देखो, ये 8/7 है और डिवाइड करना है, तो डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई में बदला, इसको उल्टा कर दिया। तो 7 से ये 3 बार और 8 थी 24, नीचे भी 24, तो 1 बन गया। बीच वाली वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो गई है। अब एक लास्ट वैल्यू बची है, इसको भी देख लो। ये आपके पास 11/56 लिखा हुआ है, ये 18/33 लिखा हुआ है। तो 11 से ये 3 बार जाएगा और 3 से ये आपके पास कितनी बार, 6 बार, और 6 से काटा इसको 3 बार, 2 से, और ये 2 से 28, तो 3/28 बन रहा है ये वाली वैल्यू। अब देखो इनका एलसीएम लेना है और थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेना है इसको। तो एलसीएम लिया तो आप कहोगे कि यहाँ पे 77 को ऐसे लिख लो। 77 को कैसे देख सकते हो, 7 × 11, और 28 को कैसे देख सकते हो, 7 × 4। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 × 11 × 4। आप कहोगे हाँ। अब 77 का इसमें भाग दिया, 4 बार जाएगा और 15 चौके 60 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया, ये 28 को 11 से करते हैं तो कितना बनता है, 8, 2, 10 और 3, 308 बनता है। और 28 का इसमें भाग दिया, 11 × 33, ये 33 बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि ये बन गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो कैसे करेंगे, इसको ऐड कर लो इसमें, तो ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे ये बन जाएगा 368, 368 में तो 33 माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 5, 3 और 3, 335/308, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखो 18, आपसे बोला है इसमें कि एक बैग है जो बेचा जाता है डिस्काउंट पे 12.5% के, और मार्क प्राइस है जो बैग का 6400 रुपये है, प्रॉफिट जो अर्न हुआ है 25% का है, तो कॉस्ट प्राइस आपको बैग का निकालना है। एक मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, रिवाइज कर लो दोबारा। सीपी से एमपी का क्या होता है, 100 - डी क्या, परसेंटेज में डिस्काउंट, बटे में 100 प्लस माइनस परसेंटेज में पी या एल, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज प्लस लेना है। तो सीपी से एमपी का देखो, यहाँ पे मार्कअप किया है आपका, और इतना 6400 रुपये, तो 6400 रुपये तो मार्क प्राइस दे रखी है, सीपी आपको निकालना ही है। और 100 - डी डिस्काउंट 12.5% का, तो 100 में से 12.5 माइनस करोगे तो आप कह दोगे कि 87.5, और बटे में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा, तो 125 आप कहोगे हाँ। इस पॉइंट को हटाया, ठीक है, तो एक 0 बढ़ा दिया नीचे। सॉल्व कर लेते हैं। 25 से काटा इसको, एक 0 से तो एक 0 चला जाएगा। 25 से काटा कितनी बार, ये 5 बार, और 25 से ये कितनी बार जाएगा, 25, 75, 12, 25 पंजा 125, 5 से जाएगा ये 7 बार, 7 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 640 को किया मल्टीप्लाई, 0, 7 चौके 28, 2, 7, 6, 42, 43, 44 और 44, 80। ऑप्शन नंबर सेकंड ये वाला देखो। इसके बाद में 19 बोला है आपसे कि कोई सम है जो 5000 रुपये का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का है, तो ये आपको बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है, तो देखिए 5% का है ना। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 साल दे रखा है, 3 साल, 10 साल, जितना भी दे रखा है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो इफेक्टिव रेट निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, आपको होगी 10% 2 साल के लिए। लेकिन ये तो एसआई के केस में है, जो अगर मेरा सीआई वाला केस हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट 10.25 आएगी। आपको कि ये 10.25 कैसे आया, देखो 10% तो मिलेगा ही, 10 मतलब 10% कैसे, 5 + 5, लेकिन एक कंपाउंड वाला भी मिलेगा, ठीक है, ब्याज पर ब्याज 5 × 5, तो ये वाला भी मिलेगा जो ब्याज पर ब्याज पे होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई कितनी, 0.25 वाली, तो यही इन दोनों का डिफरेंस है। तो ओवरऑल जो 5000 है ना, 5000 है उसका 0.25 0.25% निकालना है, तो 0.25% बटे 100, इस पॉइंट को भी हटाओगे तो आप बटे में 100 और कर दोगे, आप कहोगे हाँ। ये 2 0 से ये 2 0, और इस 50 से ये आपके पास 100 2 बार जाएगा, इस 2 का इसमें 25 में भाग दूंगा तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखो 20 बोला है कि कितने नंबर्स हैं बिटवीन 200 और 300 के बीच में जो आपके डिविजिबल हैं बोथ 6 और 5 से।
देखो दोनों से बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम देखो क्या है 30। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे जो 30 से डिविजिबल होंगे ना, वो 5 से 6 से भी होंगे और 5 से भी होंगे। आप कहोगे हाँ, तो 200 के सबसे आसपास देखो कौन सा नंबर है। आप कहोगे 200 से थोड़ा सा ऊपर चला, कितना पहुंचा मैं 210 पर। ये सीधा ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगा आपको, ठीक है। पहला नंबर 210 है और सबसे लास्ट वाले पे पहुंचो, आप कहोगे कि सबसे लास्ट में 400 है, 400 से थोड़ा सा पहले आप देखोगे 390, 390 है, 13 3 39, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब कैसे, कितने नंबर होंगे निकालना है कैसे, अब क्या करो कि दोनों का माइनस कर दो, 390 माइनस 210 और डिवाइड बाई 30 प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो माइनस किया, देखो कितना बनेगा, 21 माइनस करूँगा, ये आपके पास क्या बन रहा है देखो 0 और 9 में से 1 जाएगा 8 और यहाँ पे कितना बनेगा 1 डिवाइड बाई 30, ये आपके पास कितना बनेगा 0 0 3 6 और प्लस 1 तो करना ही है, 6 और प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा 7। तो ऐसे 7 नंबर हैं जो इसके बीच में है और 6 और 5 से डिविजिबल है। 21 देखो, सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का वो 3 गुना है लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो ये चीज़ बोलिए और लॉस परसेंटेज निकालना है। सिंपल सा इतना बात बोलिए कि एसपी है, ठीक है, जो आपका ये 3 गुना है किसका, लॉस का। लॉस कब होता है, जब आप कहोगे कि जब सीपी ज़्यादा होता है और एसपी कम होता है, सीपी माइनस एसपी, ये आपका लॉस आ गया। इसका 3 गुना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 3 का सीपी माइनस 3 का एसपी इज इक्वल टू एसपी। एसपी इस वाली वैल्यू को इधर लेके आओगे तो यहाँ से एसपी से सीपी का रेशियो आ जाएगा। ये देखो 4 एसपी इज इक्वल टू 3 सीपी आ जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा आपके पास। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। क्या आएगा, एसपी से सीपी का रेशियो, देखिए ये रेशियो आ रहा है आपके पास यहाँ पर 3/4 का, ठीक है, 3/4 का आ रहा है। मतलब कोई 4 रुपये की वस्तु है 3 रुपये में बेच दी, आप कहोगे कि 1 रुपये का लॉस हो गया। कितने पर लॉस हुआ है, आप कहोगे कि 4 रुपये पर हुआ है, 1/4 आ गया। 1/4 क्या होता है 25%। ये वाला देखो 22, आपको एवरेज निकालना है इसका, ये पूरे नंबर का एवरेज निकालने का 2 मेथड है, डेविएशन से कर सकते हो और बाकी बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक तो क्या है कि सबको जोड़ो, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे वैल्यूज आसान है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर वैल्यूज कुछ डिफिकल्ट सी होती, बड़ी ज़्यादा होती, कुछ ज़्यादा नंबर्स होते तो डेविएशन से करते, उससे जल्दी हो जाता। तो यहाँ पे तो ऐड करते हैं, तो 8 और 2 10 1 आ जाएगा, 8 और 2 10 और 2 12 13 1 14 1 5 और 5 10 10 6 16 और 5 21, इतना बन रहा है। अब इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड किया 4 5 20 1 बनेगा और 4 3 12 2 बनेगा, 4 5 20 535। ये वाला देखो 23। आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x कहाँ पर है, देखो 35% ऑफ x, इसका मतलब हो गया 35/100 इंटू एक्स। 42.5%, 42.5 मतलब 42.5। देखो पॉइंट को भी हटा लो आप, 425 लिख लो, बटे 100 आने वाला था, अभी 1000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ का मतलब 700, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 700 आ गया। देखिए ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चला जाएगा और 1 जीरो जो बचा है उससे 1 जीरो इधर का काट देते हैं। अब देखो इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, 7 से ये 5 बार जाएगा, ठीक है, और इस 5 से ये 2 बार जाएगा। आप कहोगे हाँ, इस 2 को इससे इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 425 का 10 डबल करोगे तो आपके पास 850 आंसर आ जाएगा। ये देखो 24, आपसे बोला है कि एवरेज है x और y का 10x है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो x और y का एवरेज निकाला आपने, तो एवरेज का मतलब 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड कर दिए, 10x के इक्वल है 10x। तो अब 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 20x हो गया, तो x प्लस वाई, ये आपके पास 20x हो गया और y की वैल्यू देखनी है तो आपके पास क्या हो जाएगी 19x, ठीक है। ये आपसे पूछा था ऑप्शन नंबर 4। ये आपका मैथ का लास्ट सवाल है। देखो पाई चार्ट आपको दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कार जो बेची गई हैं, जो 8 ब्रांड की हैं वो इतनी है 2800। आपसे बोला क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कार जो बेची गई हैं B2 और B6 के बीच में। तो डिफरेंस देखना, B2 का 15% है और यहाँ पे ये B6 का 8% है, दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 7% का। तो ये 2800 है ना, इसका 7% आपको निकालना है। तो इसका 7% निकालोगे तो 2800 बटे इंटू 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो गायब आपका, 7 से मल्टीप्लाई किया 7 8 56, यूनिट डिजिट से चेक करके डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई भी कर लो पूरा। 56 5 7 दूनी 14 और 5 19, 196,
ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रीजनिंग का सेक्शन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है। बोला है आपसे स्टेटमेंट में ओनली ए फ्यू बी एस आर क्यूज, ये आपके कुछ बी एस हैं, ये कुछ आपके क्यू एस हैं। और यहाँ पे जो ओनली लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये बी एस हो गया और ये आपका क्यू एस हो गया, ठीक है। ओनली फ्यू क्यू एस आर वी एस, ये क्यू एस आपके वी एस हैं कुछ। आगे क्या बोला है कि सम बी एस आर वी एस, सम बी एस आर वी एस, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, पहला सही नहीं है, ठीक है। ये इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। आल क्यू एस कैन नेबर बी वी एस, आल क्यू एस कैन नेबर बी वी एस। अब देखिए ये वाला जो सेकंड वाला है ना, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आप कहोगे कैसे? देखिए ये ऐसे करेक्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये ओनली नहीं लगा होता ना तो आपका ये इनकरेक्ट होता, लेकिन ओनली लगा हुआ है तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अगर पूरा नहीं हो सकता तो यही चीज़ यहाँ पे बोली है कि आल क्यू एस कैन नेवर बी वी एस, इस ओनली की वजह से ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ओनली सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। इसके बाद में ये वाला देखो, इसमें देखना है कि क्या रिलेशन ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे, इनमें जो लगा हुआ है ऑप्शन में देखना है कि ये सेम रिलेशन यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो बढ़िया सा आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें नोट में, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि 13 लिखा हुआ है नंबर, तो 13 को 13 ही ट्रीट करना है, मानना है। ऐसा नहीं है कि 1 और 3 पर ऑपरेशन लगा दो आप, ठीक है। सिंपल सी बात ये लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे देखिए 4, 16, 64, आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि पहले स्क्वायर किया है 4 का, फिर उसके बाद में 4 के अगली जो वैल्यू है क्यूब है। ऐसे ही 7, 49, तो 7 और 7 का स्क्वायर और इस 7 का क्यूब। तो ये वैल्यूज थोड़ी सी क्यूब वाली आपको याद होती है, तो थोड़ा सा और देखने में आसानी हो जाती है, काम आती है। ऐसे ही 9 का क्यूब किया 9 और 9 का स्क्वायर किया तो 81 और 9 का क्यूब किया 729। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे? देखो 11 का क्यूब इस यहाँ तक तो ठीक है 121 तक, इसका जो क्यूब होता है वो 1331 होता है जो गलत दे रखा है यहाँ पे। 5 का क्यूब करेंगे आपके पास 125 होगा जो गलत दे रखा है यहाँ पे 115, और 8 का क्यूब करेंगे 512 आएगा जो गलत दे रखा है। इसलिए ये बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, केवल फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये है इसमें ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है कि एक क्लास है जिसमें 5 लड़कियां हैं जो बैठी हुई हैं एक रो में, एक पंक्ति में बैठी हुई है फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो समझने की है, आपको कि इसका क्या मतलब है फेसिंग नॉर्थ। अगर यहाँ पे फेसिंग साउथ होता तो क्या होता? देखिए ये इसलिए दिया होता है कि फेसिंग नॉर्थ का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से वैल्यूज़ दे रखे हैं, ये 5 लड़कियाँ हैं ऊपर देख रही हैं, तो सिंपल मतलब क्या है कि ये वाला एंड है आपका ये बायां हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वाला, और ये वाला एंड आपका दायां हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से साइड डिफाइन कर पाते हो कि कौन सी साइड बाईं होगी कौन सी दाईं होगी। अगर इनका फेसिंग साउथ दिया होता, अगर फेसिंग ये साउथ को फेस कर रही होती तो ये वाला एंड है आपका ये कौन सा हो जाता, अभी दायां हो जाता राइट वाला, और ये वाला एंड आपका कौन सा हो जाता, ये बायां हो जाता। बस ये फ़र्क हो जाता, सवाल उस हिसाब से चेंज हो जाता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर वो देख रही है, तो उस हिसाब से आपका सवाल आगे चलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ बोलिए आगे कि ए जो है बैठी है आपके पास इमीडिएट लेफ्ट सी के। तो अभी देखो इसमें आप डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको अलग से लिख लो इसको। ए है जो सी के बिल्कुल पास में बैठी है, और वो भी कहाँ पर बैठी है, लेफ्ट में, तो ए सी लिख लेना है इसको। इमीडिएट एंड टू इमीडिएट राइट ऑफ डी, और जो ए है वो इमीडिएट राइट है डी के, तो ये इमीडिएट राइट हो जाएगा डी के, मतलब डी के बिल्कुल बाईं ओर दाईं ओर। तो ये डी ए सी का पेयर बन गया। अभी देखो ये पेयर बहुत काम आते हैं सवाल में। इसके बाद में आगे देखो जो ई बैठा है वो आपके पास इमीडिएट राइट है बी के, तो ये बी है आपका, और इसके इमीडिएट राइट मतलब यहाँ पर ई बैठा हुआ है। और एक जो चीज़ बोली है जो बी के इमीडिएट राइट, ठीक है, बट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जो ई के लिए ही बोला है कि ये इमीडिएट लेफ्ट है डी के, तो ये यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आगे क्या बोला है कि यहाँ पे जो मिडिल में कौन बैठा होगा, देखो इनकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई है। ये पोजीशन फिक्स होने से आप इनको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। तो 5 लोग हैं तो अब यहाँ पे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पे बी आएगा आपका, यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे डी आएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे ए आ जाएगा और फिर यहाँ पे सी आ जाएगा। आपसे सबसे मिड में बोला है कि सबसे मिड में कौन बैठा होगा, तो मिड में एक ही बंदा है वो डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ जो पेयर बन रहे हैं उनको आप स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर पाओ। ये इसमें बताना है कि सीरीज़ में नेक्स्ट टर्म क्या आएगी।
तो देखो क्यू से कैसे बनाएं, ये क्यू है, क्यू से आपके पास 17 होता है, इनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। क्यू 17 में से 2 माइनस किया 15 पे पहुंच गए, इसमें से 2 माइनस किया 13 पे पहुंच गए, इसमें से 2 माइनस किया 11 पे पहुंच गए, इसमें से 2 माइनस करोगे 9 पे पहुंचोगे। 9 पे क्या आता है, आई आता है आपका। नेक्स्ट देखो डी, डी के लिए क्या बोला है, डी 4 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया बी पे पहुंच गए, और इसमें से 2 माइनस किया फिर आपके पास 26 पे पहुंच गए, 26 में से 2 माइनस किया 24 पे पहुंच गए, -2 किया 22, और 22 पे क्या होता है वी, तो आई और वी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये वाला देखो 5th, इसमें क्या करना है आपको, ये रिलेशन देखना है कि ये इससे बना है, ये इससे बना है, तो ये कैसे बना होगा। तो देखो बी में से क्या किया है कि एक कम कर दिया, माइनस बन गया पहले। ई को देखो, ई में से ई की पोजीशन 5 होती है, सी बन गया -2 कर दिया, डब्लू से टी बन गया -3 किया है, एम से एम से डब्लू से हो गया ना, डब्लू से टी हो गया, एम से आपका क्या बना है आई बना है, तो 13 -4 कर दिया, और टी से आपके पास ओ बना है -5, और टी से दोबारा एन बन गया तो -6। तो देखो इस तरीके से वैल्यूज है, माइनस करते गए आगे। ऐसा इसमें हुआ है, इसमें देख लो अब डायरेक्ट क्या बनेगा। तो अब देखिए पूरा लगाने से पहले अब ये तो पता चल गया कि ये यहाँ पे ऑपरेशन लगी हुई है, तो अब क्या करोगे कि डायरेक्ट इसमें देखोगे ऑप्शन कहाँ है। देखो पी तो सबसे बन ही रहा है, और पी के बाद में आर भी बन रहा है, पहला काम हो गया, ये दूसरा भी काम हो गया, और आर के बाद में सब में ओ भी बन रहा है, और उसके बाद में एफ भी, एक में एफ नहीं है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप कि 3 तो हो गए, आर के बाद में क्या बनेगा, जे, जे से 10 है, 10 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास एफ आ जाएगा, और एन में से आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, एन आपके पास कितना होता है 14, 14 में से 5 माइनस करोगे आई हो जाएगा, तो और इसमें से लास्ट में से माइनस करोगे तो टी हो जाएगा, तो प्रॉफिट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन का थोड़ा सा देख सकते हो, बाकी ये कोई बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, तो आप डायरेक्ट कंप्लीट भी कर लोगे तो भी जल्दी ही हो जाएगा ये वाला सवाल। तो ये वाला देखो, इसमें क्या है कि कोई रोटेशन आपको करने नहीं है, ये देखना है कि ये एम्बेडेड फिगर कहाँ पे छुपा हुआ है, इसमें ये फिगर कहाँ पर इसमें दिख रहा है आपको। तो ये देखिए ऑप्शन इसमें सीधा सा वैल्यूज़ है, ये तो सीधा सा फिगर है, यहाँ पे सीधा ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में आगे बढ़े। इसके बाद में इसमें क्या करना है, अगले सवाल में दोबारा आपका एक फिगर का डायग्राम आ गया, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट फिगर क्या आएगा। देखिए क्या चल रहा है, जो आपका ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल एक एक पोजीशन आगे जाता जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अभी यहाँ पहुँच गया, तो इसके बाद में इस पोजीशन में आएगा इधर की साइड। तो देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, एक से ही टिक करके आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बाकी ये ब्लैक जो पॉइंट है इससे भी चेक कर सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये आसान था, आसान सा वाली कैटेगरी में। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या करना है आपको कि P 16 R 18, तो P का मतलब ही 16 होता है और R का मतलब 18 होता है, बिल्कुल सही ले रखा है। और I की वैल्यू 9 होती है, K की वैल्यू 11 होती है, T की वैल्यू ये होती है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज किस हिसाब से बढ़ रही हैं, P से आपके पास +2 हो गया यहाँ पे आपका, और इसके यहाँ P और R का रिलेशन दिया है ना, और ऐसे I और K का रिलेशन है, और ऐसे T और नेक्स्ट का रिलेशन आएगा। देखो +2 किया है हमेशा, तो T में +2 करोगे आप, तो 20 में +2 करोगे तो 22, 22 पे पोजीशन किसकी है, V की, तो V वाइस आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। ये वाला देखो 9th। देखिए ऐसे सवालों में क्या करना है आपको, इनको जल्दी कैसे करना है ये समझो पहले। इसमें बोला है कि इस कोड को ये लिखा है, इस कोड को ये लिखा है, तो इस तरीके से चीज़ें लिख रखी हैं। आपसे लास्ट में पूछता क्या है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर वेल, वेल का कोड क्या होगा। अभी क्या करोगे, एक तरीका तो होता है कि इसका एक एक का कोड आप डिटरमाइन करो कि कौन किसका कोड है, या फिर ऐसा करो कि डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाओ, ऑप्शन को हटाते हटाते जाओ, डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपका। कैसे, ये वेल देखो, सबसे पहले ये वेल आपका पहले वाला जो लिखा हुआ है वाटर इज़ लाइफ, इसमें तो है नहीं, तो NU VU DU ये तो ऑप्शन होंगे नहीं आपके। ठीक है, अगर NU कहीं ऑप्शन में है, VU कहीं ऑप्शन में है, DU कहीं ऑप्शन में है, तो ये सबको हटा देना है, तो VU हट जाएगा आपका और NU भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग मी वाटर। अब इसमें ये आपका ऑप्शन, इसमें भी वेल नहीं आया, तो HUDURU, HUDURU ये भी ऑप्शन नहीं होंगे आपका, तो DU कहीं है क्या,
DU नहीं है, RU है, RU इसको भी हटा दो, तो केवल क्या बचा TU, यहाँ से टिक करके आगे बढ़ जाओ, चेक कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल है, थोड़े से जल्दी हो जाते हैं तो इस टेक्निक से, ऑप्शन एलिमिनेशन से। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताना है कि ये फिगर किस तरीके से चल रही है यहाँ पे ये सीरीज, तो यहाँ पे समझो इसको। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो प्लस एक एक जो सिंबल है, ये जैसे प्लस था ये इधर शिफ्ट हो गया, उसके बाद अगली सीरीज में जो है आपका माइनस वाला वो सिंबल उधर शिफ्ट हो गया, मतलब इधर की साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं एक एक सिंबल हर एक बार में। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक जो सिंबल बचा हुआ है ये भी इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे नीचे की साइड ब्लैक आ जाएगा और बाकी जो सिंबल है उनकी पोजीशन एज इट इज़ रह रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिंबल्स की पोजीशन इंटरचेंज नहीं करनी और सिंबल्स को एज इट इज़ बनाए रखना है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। इसके बाद में ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या किया है, देखो ऐसे सवालों में आपको सिमेट्री से निकालना रहता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है सवाल। सिमेट्री से कैसे निकालोगे, इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये वाला देखो, अभी यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड किया गया, ऐसे फोल्ड किया गया, इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ की एक आकृति यहाँ पे भी चली जाएगी, ऐसे यहाँ की जो एक आकृति बनी हुई है ये इधर भी आ जाएगी, तो 2 से 4 बन गया, ठीक है। आपने पता लगा लिया ना, ये 2 था पहले, तो एक बार अनफोल्ड करने पर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार अनफोल्ड करने पर 4, अभी इसको पूरे को अनफोल्ड इधर भी किया है तो 4 का कितना हो जाएगा 8, तो 8 स्ट्रक्चर बनेंगी पूरे उसमें, 4 इधर और 4 इधर, ठीक है, 8 बनेंगी। अब ऑप्शन देखो, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, देखो 8 ऐसे बन रही है इसमें, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ऐसे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ये सवाल। बाकी यहाँ पे दिख भी रहा है, ये तो आसान सा सवाल है, ठीक है। और ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करना है आपको, इसमें बताना है कि ये सीरीज़ किस तरीके से चल रही है, आपको यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है ये कोड। तो ग्राम को ये लिख दिया आपका, हाल्ट को बताना है, तो ये जी है, जी आपका 7 होता है, 7 से आप ई पे पहुँच गए 5 पे, 7 से 5 हो गया है तो -2 कर दिया। आर आपके पास 18 होता है, उससे पी पे पहुँच गए तो 16, -2 कर दिया। और ए आपके पास ए 1 होता है, वैसे 27 भी मान सकते हो, तो 27 से कितना हो जाएगा 25, 2 कम कर दिया। तो इस तरीके से 2 कम करते जा रहे हैं, तो एच में से 2 कम करोगे तो एफ आ जाएगा, ए में से 2 कम करोगे वाई आ जाएगा, एल में से 2 कम करोगे आपके पास जे, और टी में से कम करोगे तो आर, एफ वाई जे आर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ये वाला देखो कोडिंग डिकोडिंग वाला, नेक्स्ट में बोला है कि सर्टेन लैंग्वेज में हिंडर को लिखा जाता है ये, इसको लिखा जाता है ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या है कि आपको एक को ही देखना रहता है तो उससे आपको कोड पता लग जाता है। तो क्या किया है इसमें, देखो एच की पोजीशन 8 होती है, 1 बन गया तो 7 माइनस किया, सीधा दिख रहा है। आई की पोजीशन 9 होती है, उसमें से दोबारा आपके पास बी बन गया तो दोबारा भी 7 कम किया। एन की पोजीशन 14 होती है तो 7 बन गया है, तो इस तरीके से 7 कम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो इसमें से कम कर दो आप 7। अब ये देखो आपको होगी कि ए का ए में से कैसे कम करें, ए को मैंने क्या कहा था, या तो 1 मान लो, ठीक है, ए की पोजीशन 1 मान लो, या फिर 27 भी होती है, ठीक है। तो दोबारा रिपीट हो जाती है ना 26 के बाद में, तो ए की वैल्यू 27 है, 27 में 7 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको होगा कि टी हो जाएगा, और 20 पे टी आता है ना, और जे आपके पास 10 होता है, 10 में से 7 कम करोगे सी आ जाएगा, 3 नंबर पे सी आता है, और के में से आप 7 कम करोगे 4 नंबर पे डी आ जाएगा। टी सी डी आंसर आना चाहिए, देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, टी सी डी, और लास्ट में चल लो आपका, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम है, यू है 21 में से 7 कम करोगे तो 14 आएगा, तो एन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये वाला देखो 14, और इसमें क्या किया है कि 72 देखो -1 हो गया, फिर +4 हो जाएगा, फिर इसके बाद में 76 से इधर क्या हुआ है मामला, यहाँ पे आपके पास -9 हुआ है ना, और इसके बाद में यहाँ पे देखो 66 से 82 +16। अब देखो सीरीज इतना देखते हैं आपको तुरंत पता चल जाएगी, स्क्वायर वाली सीरीज चल रही है, लेकिन एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया है, तो अब यहाँ पे वैल्यू घटी है, ठीक है, तो -25। अब आगे वैल्यू आएगी वो बढ़ी हुई आएगी, प्लस में आएगी, कितनी आएगी 36, तो जो वैल्यू दे रखी है 57, इसमें 36 ऐड कर दो, तो ऐड किया 7 6 13 5 3 8 1 9, 93, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये वाला देखो 15, इसमें क्या करना है, देखो 2 तरीके से सोच सकते हो, एक इसमें इधर जो बन रहा है वो बिल्कुल एज इट इज़ एक इधर भी आएगा,
क्योंकि तभी ये सीरीज कंप्लीट होगा। तो एक मिरर इमेज की तरह इसको, जैसे इधर ऐसा पोर्शन है ना कुछ ऐसा, तो इधर भी बनेगा एज इट इज़ ऐसा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये अंदर एक सर्किल सा बन रहा है, ठीक है, कंप्लीट। इसके 3 पार्ट तो कंप्लीट हो गए इधर इधर, तो एक पार्ट और जो बचा हुआ है वो इधर बचेगा, तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है, केवल इसी में। तो ये तो ऑप्शन हट ही जाएंगे डायरेक्ट ही, वैसे ही ये आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें पोजीशन इसकी उल्टा कर दी है। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 ये करेक्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद में 16 में आपसे दोबारा एक सीरीज़ दी है, इसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी टर्म आएगी ये बताना है। तो देखिए 68 से 79, अब यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। तो देखो कैसे बढ़ रहा है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ देखो यहाँ पे, आपको होगी कि यहाँ पे 11 की बढ़त हो गई है। 79 से ये कितना कैसे बना होगा, आपको होगी कि 9 बढ़ गया है, फिर उसके बाद में 88 से ये 7 हो गया है, फिर उसके बाद में 5 बढ़ा है। तो देखो ये वैल्यूज़ घटती जा रही हैं, इनका डिफरेंस वो कम होता जा रहा है। तो 11, 9, 7, 5, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3, 2 कम होता जा रहा है। तो 3 नेक्स्ट, इसमें 3 की बढ़त होगी, आपको होगी कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है आपसे कि सिंबल्स को चेंज करना है, प्लस को माइनस को, प्लस और माइनस इंटरचेंज होंगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों इंटरचेंज होंगे। तो 4 और इसको इंटरचेंज करना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, माइनस को प्लस बना देना है और प्लस को माइनस बना देना है और मल्टीप्लाई को डिवाइड बना देना है। तो ऐसे में क्या है कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर देख नहीं पाओगे, तो इसलिए क्या है कि कॉपी में एक बार रफ सीट में एक बार लिख लेना है तुरंत, तो फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है इसको। तो यहाँ से देखो ये 24 और ये आपके पास 9, ये 8 6 48 माइनस 6, इसको माइनस किया आपके पास 3 बनेगा, 24 और 3 27, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये देखो 18। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई थी कि क्यूब याद होते हैं तो थोड़ा सा देखने में आसानी रहती है। आपको पता है कि 7 का क्यूब तुरंत 343 होता है, 343। 5 का क्यूब 525 होता 125 होता है। तो इसमें क्या किया है, बेसिकली क्यूब किया है +2, इसका क्यूब किया +2। 6 का क्यूब क्या होता है 216, +2 करोगे आप क्या आ जाएगा 218, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देख लो 19, जो एज है 5 सिस्टर, 5 बहनें हैं, सीता, गीता, बबीता, ललिता, अनीता, इस तरीके से। इनमें बोला है आपसे कि गीता है वो एल्डर है बबीता से। तो यहाँ पे देखो इनको इस तरीके से बना लो, जब छोटे बड़े की बात हो तो ऊपर हॉरिजॉन्टल इस तरीके से बना लिया करो, 1 2 3 4 5। अब इधर इनके कुछ रिलेशन जो दे रखे हैं वो अलग से लिखते जाएंगे हम, और फिर उनको सेट कर देंगे इसमें। इसमें जो गीता है वो एल्डर है बबीता से, तो गीता है वो बड़ी है किससे, बबीता से, इतना हो गया। बट यंगर देन सीता, लेकिन छोटी है सीता से, तो यहाँ सीता बड़ी आ जाएगी इनसे सबसे। ललिता इज़ द एल्डेस्ट, तो ललिता को यहाँ पे भी लिख सकते हो, ललिता को यहाँ पे भी लिख सकते हो, मतलब ललिता सबसे बड़ी हो गई। बबीता इज़ नॉट यंगेस्ट, बबीता है तो सबसे छोटी नहीं है। अभी देखो बबीता यहाँ पर है, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। तो बबीता सबसे छोटी नहीं है, तो एक बहन बची है इनमें से, चारों में से, तो वो कौन सी है, वही सबसे छोटी हो जाएगी। आप कहोगे अनीता, तो अनीता सबसे छोटी है, तो इसको अनीता को यहाँ लिखा। अब बाकी ये 3 पोजीशन जो बची हुई है इनको यहाँ पे रख दो, SGB। तो इस तरीके से पेयर बनाने से ये सवाल आसान हो जाते हैं। तो आपसे बोला है कि हु इज़ द सेकंड एल्डेस्ट, तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बहन कौन सी है, तो दूसरे नंबर पे आप कह दोगे सीता है, तो ये सीता आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है आपसे, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला सवाल है। और आपसे बोला है कि ऑल कार आर ट्रक, सभी कार ट्रक हैं, तो ये कार बना दिया, और ये सभी कारों के लिए बोल दिया कि ये ट्रक है, तो कार अंदर आ जाएंगी। और इसके बाद में सम बाइक आर कार, तो कुछ बाइक हैं जो कार हैं, ये कुछ बाइक हो गई, ये कार है। तो ऑल बाइक आर ट्रक, ये बिल्कुल गलत बात होगी क्योंकि बाइक बाहर भी हो सकती है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो सम ट्रक्स आर बाइक, सम ट्रक्स आर बाइक, बिल्कुल सही बात है, कुछ ट्रक तो बाइक हो सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट है वो फॉलो करता है, जो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा, दूसरा वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है। 21 देखो, इसमें क्या बोला है आपसे कि सर्टेन कोड में पॉन्ड को लिखा जाता है ये, हेलो को लिखा जाता है ये, पिंक को बताना है। तो इनका एक बार तो डायरेक्ट सम करके देखना पड़ेगा कि पॉन्ड का कितना बन रहा है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उल्टा करके भी देख लेंगे इनका रिवर्स वाला। तो पी का होता है 16, इसका होता है 15, और 16 15
अभी तो मैं देखो ये लिख के बता रहा हूँ, आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट ही मन में ही याद करना है, ठीक है। अभी तो वहाँ पे तो मन में ही बोल के डायरेक्ट ही एडिशन लिखना है आपको। 16, 15 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 14 है, ये 4, तो 16 और 4 20 और 20 और ये कितना हो रहा है आपके पास 19, 20 और 29 कितना हो जाएगा 49। 49 में से क्या किया है 48 लाने के लिए एक कम कर दिया, तो ऐसा मान सकते हैं। बाकी इसमें भी देखेंगे अगर ऐसा इधर भी ऐसा हुआ है तो फिर हाँ ये सही है। हेलो, हेलो को क्या हो जाएगा आपके पास 8 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, तो ये 27, 5 कितना हो जाएगा 35 और 8 कितना हो रहा है, ये सही किया है कि हमने, ये 27 और 5 32 और 8 40, 40 हो रहा है, ठीक है। 40 में से एक कम किया है तो 39, ये भी ठीक है, मतलब ये दोनों जगह फॉलो कर गया, तो मतलब हाँ ये सही है। जो भी इनका है सम करना है उनमें से -1 कर देना है, तो ऐड करो 16 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 25, 14 39, 39 और 11 आपके पास 50, 50 में से एक कम किया आपके पास 49, तो 49 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखो 22, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी शेप आएगी इसमें, जो इसको आकृति ये जो फिगर दे रखा है इसको कंप्लीट फिल कर दे। तो देखिए अब इसमें देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता, ये अटपटा सा बन जाएगा इसमें ऐसा लिखने से। देखो सिमेट्री सी दिख रही है, इस तरीके से बन रही है, चल रही है चीज़ें। तो अगर आप इस आकृति को यहाँ पे फिट करोगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे, ये ऐसे बनेगा यहाँ पे और इस तरीके से, तो ये बिल्कुल आकृति यहाँ पे फिट हो रही है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये चीज़ यहाँ पे ऊपर से भी देख सकते हो, ये जैसा है यहाँ पर वैसे ही यहाँ पे आपके पास आकृति आ जाएगी, ठीक है। ये आसान सवाल ही है, दिख जाता है सीधा ही। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, देखो सिटिंग अरेंजमेंट के कई सवाल पूछ लिए हैं आपसे और इस पर्टिकुलर शिफ्ट में ही, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से भी पढ़ना है। 5 स्टूडेंट हैं IJKLM, तो और जो एक स्ट्रेट रो में बैठे हुए पंक्ति में और फेसिंग नॉर्थ। अब नॉर्थ का मतलब पता चल गया कि नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका, आप कहोगे क्योंकि हमने ये चीज़ समझ ली, आप कहोगे हाँ समझ में आ गया। 1 2 3 4 और ये 5, ऐसा बोलने से नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ये आपका बायां एंड हो गया बाईं तरफ और ये आपके पास दायां तरफ हो गया, ठीक है। लेफ्ट राइट पोजीशन ये फिक्स हो गई। अब जो आगे बोला है M और J हैं वो इमीडिएट नेबर हैं, ये M है और J, अब ये MJ भी हो सकता है और JM भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों पास पास रहेंगे, ये बोला है। M और K आल्सो इमीडिएट नेबर्स, M और K भी आल्सो इमीडिएट नेबर है, अगर ये है तो ये पोजीशन बन जाएगी, अगर ये है तो ये बन जाएगा, तो 2 पेयर बन गए, एक KMJ वाला एक JMK वाला। अब इसमें से एक सही होगा, वो कौन सा होगा वो आगे हमें पता लग जाएगा, लेकिन ये पेयर बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से करने से सवाल आसान हो जाता है। और आगे क्या बोला है आपसे कि I इज़ ऑन द एक्सट्रीम, I है वो एक्सट्रीम, यहाँ पे बोला देखो I इज़ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द ब्रांच, I को फिक्स करना है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पर ही बैठाना है, तो I यहाँ पे आ जाएगा। और J इज़ सिटिंग, J बैठा हुआ है सिटिंग सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, तो J को यहाँ पे, ये आपकी दाईं तरफ है ना, तो यहाँ से J को इधर बैठा देना है, तो ये दूसरी चीज़ बोल दी है आपको। अब ये J को इधर बैठाने से ये आपको क्लियर हो जाएगा इस पेयर में से कौन सा लेना है। अब कौन सा लेना पड़ेगा, आप इसको ले सकते हो क्या, दूसरे वाले JMK को नहीं ले सकते क्योंकि MK कहाँ बैठाओगे, MK तो है ही नहीं पोजीशन, तो ये वाला लेना पड़ेगा KMJ वाला, तो ये K हो जाएगा, ये आपका M हो जाएगा, ये J हो जाएगा। अब एक पोजीशन बची है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपको केवल L बचा हुआ है, तो ये L आ जाएगा। पूछा क्या है आपसे, कौन बैठा हुआ है I और J के बीच में, ये I रहा आपका, ये J रहा, कौन बैठा है इन दो के बीच में, K और M बैठे हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा K एंड M, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखो 24, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में 400 चित्र को लिखा जाता है रॉन्ग एंड शार्प, और इस तरीके से ये आगे बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपसे बोला है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर वर्ड नाइफ, अब दोबारा वही चीज़, ये वही सवाल आ गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद लेनी है, कैसे करेंगे देखो, नाइफ, नाइफ को स्टार्टिंग में जाओ, इसमें देखो रॉन्ग एंड शार्प, इसमें नाइफ है क्या, आपको नहीं है, तो 4 7 6, 4 7 और 6, इसमें से कोई ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो ये 4 को हटा सकते हो, आप कहोगे हाँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाली लाइन, नाइफ इज शार्प, 8 5 9, इसमें तो है नाइफ, तो इसको तो आपको होल्ड रख देना है आपको। नेक्स्ट देखो 8 5 9, 8 5 9 राइट इज गुड, इसमें नाइफ नहीं है, तो 8 5 9 आंसर नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, इन सब को हटा दो, तो 8 को हटा दिया,
5 8 को उठा दिया, 5 को उठा दिया, केवल 2 बचा, तो 2 आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो ये अप्रोच यहाँ पे सही रहती है। 25 देखो, आपसे बोला है कि कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको इंटरचेंज करना है जिससे ये करेक्ट हो जाए आपका। अब ऐसे में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसा तो चीज़ है नहीं कहीं जो जैसे कि भाग ऐसा लिखा हो, ये डिवाइड वाला साइन जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंटों में आंसर है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 4 डिवाइड बाई 27 लिखा हुआ है, तो इससे क्या है कि आप कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंटों में आंसर आ रहा है, तो आप सीधा पता लगा लोगे कि ये तो चेंज करना ही करना है। तो मतलब आंसर कौन सा होगा जिसमें ये जो डिवाइड है ये चेंज हो रहा होगा, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। ऐसे में आप पता लगा सकते हो। 2 ऑप्शन तो आपने हटा ही दिए, ये दूसरा और चौथा तो होगा नहीं, इनमें से कोई सा होगा। तो बस ये मदद मिल जाती है, ये मदद मिलना भी बहुत ज़्यादा काम कर जाता है एग्जाम में, क्योंकि आपने चारों में से 2 ऑप्शन हटा दिए, बहुत करीब पहुंच गए आप। फिर आप दोनों को चेक कर सकते हो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। और बाकी अगर कोई भी ऐसा पता नहीं चल पाता फिर तो आपको ऑप्शन चेक करके ही आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा। और बाकी इनका कोई शॉर्ट तरीका इसमें रहता नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, पहला ऑप्शन से चेक करते हैं ये सही है क्या। 102 इसको चेंज करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड करना है 17 और प्लस 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4, इसमें माइनस आ जाएगा 27 प्लस 5। देखो इसको सॉल्व करो, 17 85, 17 6 102 और 12 चौके 48, और ये कितना बन रहा है आपके पास, ये -27 है ना, -27 प्लस 5 तो 6, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 54 और 5 कितना हो रहा है आपके पास 59 में से 27 माइनस किया तो आपके पास कितना बन रहा है 32, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही दे रखा है, तो ऑप्शन पहला है ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो समझ में आया ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट इंग्लिश का सेक्शन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे सिनोनिम का पूछा गया है, हम्बल। देखिए किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि बड़ा हम्बल है या फिर मॉडेस्ट है, तो उसका मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा विनम्र है, ठीक है। नम्रता के सेंस में जो यूज़ होता है वो आपका हम्बल यूज़ होता है। और बाकी को भी देख लीजिए यहाँ पे, बोल्ड, असर्टिव और इनएक्टिव, इनका मतलब क्या होता है। तो बोल्ड जनरली यूज़ होता है आपके पास, कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बोल्ड है मतलब बहुत ज़्यादा निर्भीक है, तो किसी टाइप का कोई डर नहीं है, तो उसको बोल्ड बोलते हैं। और असर्टिव क्या हो जाएगा, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा हठी है, हठधर्मी टाइप का जो होता है उसको आप असर्टिव बोलते हो। और मॉडेस्ट आपका हो ही गया, विनम्र जो होता है। ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। और इनएक्टिव तो अलग चीज़ हो जाती है, एक होता है एक्टिव जो बहुत ज़्यादा एक जो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो जागरूक रहता है। एक इनएक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा सुस्त टाइप का है, तो उस सेंस में आपका इनएक्टिव यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसके बाद में, सदर्न स्टेट्स हैज़ मेड एन इम्प्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग। तो इसमें क्या आएगा, देखिए एरर किस पार्ट में आपका, अब यहाँ पे अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे, इस पार्ट में एरर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सदर्न स्टेट्स आपका ये प्लूरल है, और अभी हम जो चैप्टर डिस्कस किए थे मैंने इंग्लिश में 2 आपका नाउन और प्रोनाउन वाला, तो उसमें प्लूरल के साथ आपके पास प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो हैव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, एरर है इस पार्ट में। नेक्स्ट देखिए थर्ड, आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना है, क्योंकि किस पार्ट में एरर है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लाफिंग, ये लाफिंग की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी हुई है, और बाकी ऑप्शन देखने कहाँ पर ये करेक्ट किया गया है। तो एवरीवन वाज टॉकिंग, और ये लाफिंग की यहाँ पर भी गलत है आपका, ये भी गलत है, और यहाँ पे ये तो सही हो गया लेकिन एवरीवन गलत हो गया है। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसमें सभी चीज़ें करेक्ट लिखी हुई है, तो एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लाफिंग ड्यूरिंग द ट्रिप, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। फोर्थ देखिए इसके बाद में, फोर्थ में बोला है आपसे कि जो ईडीएम है जो अंडरलाइन कर रखा है इसका आपको बताना है मीनिंग। लॉयंस शेयर, लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा पोर्शन, एक जो होता है ना कि शेर का हिस्सा, तो इस तरीके से बोलते हैं। तो मतलब जो पावरफुल है उसका सबसे बड़ा हिस्सा। द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड लॉयंस शेयर, मतलब सबसे बड़ा भाग ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी के सेंस में हो सकता है, किसी भी चीज़ के सेंस में हो सकता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो लॉयंस शेयर मतलब सबसे बड़ा भाग। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, मेरिन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजन्स। अब देखिए यहाँ पे ये आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ आपका आर यूज किया गया है, ये बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे किसी भी पार्ट में कोई एरर है नहीं, तो नो एरर हो जाएगा इसका। सिक्स्थ में देखिए, ये जो छठवां नंबर है ये जनरली आपके बोलचाल में भी यूज़ करते हैं हम, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो सो के साथ मच लगता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे मच आ जाएगा। फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मैनी, तो ये तो मैनी तो यूज़ नहीं होता, सो मच यूज़ होता है। इसके बाद में सेवन्थ देखिए, माई नीस इज़ वेरी काइंड एंड आपका क्या आएगा यहाँ पे बताना है, टू एवरीवन इन द फैमिली। अब देखिए काइंड एक आपके पास पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत दयालु टाइप का। तो दयालु है तो उस सेंस में आपका जेनरस वर्ड है, बिल्कुल यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, जो इसी चीज़ को दिखा रहा है। जेनरस का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा उदार है, दयालु है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी को भी देख लो, कैलस क्या होता है। कैलस होता है बहुत ज़्यादा जो निष्ठुर टाइप का होता है ना, जो उसको कैलस बोलते हैं आप। और ऐसे ही आपका ये रथलेस और ये कैलस एक दूसरे के बहुत क्लोज है। रथलेस का मतलब ही यही होता है आपका निर्दयी टाइप का, तो ये दोनों सिमिलर से हैं। स्टर्न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हटी, कोई जिद्दी टाइप का है, तो उसको स्टर्न बोलते हैं। ये जेनरस के अपोजिट हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था इसमें, यहाँ पे आपको इसके जो अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे जेनरस ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। देखिए जब हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे कंजंक्शन, उसमें हम एक चीज़ भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंजंक्शन है। एक पेयर होता है, ठीक है, हार्डली का स्कार्सली, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, इनका जो पेयर होता है वो आपके साथ किसके साथ होता है, वैन के साथ, ठीक है। जैसे पेयर आपने पढ़े कि आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, हार्डली स्कार्सली इनके साथ वैन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। तो हार्डली ये आ गया है, तो इसके साथ पेयर होता है वो वैन का होता है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैन आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। सो का पेयर दैट के साथ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा ये। तो अगला सवाल देखिए, द 18th सेंचुरी सा द मिडिल क्लास बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्परस। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिकम मोर आएगा, बिकमिंग मोस्ट की जगह। मोस्ट के साथ आपके पास द मोस्ट आता है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिकम मोर। 10th देखिए, दिस मेडिसिन कैन मेक यू फील लेथर्जिक एंड डिजी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है लेथर्जिक, इसका सिनोनिम क्या होगा। तो पहले लेथर्जिक का मतलब क्या होता है, लेथर्जी का मतलब ये होता है कि सुस्ती। तो इसका सिनोनिम तो इसी टाइप का, जैसे कि एक्टिव अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इनएक्टिव को। एक एक्टिव रहता है, एक इनएक्टिव। इनएक्टिव वही रहता है जिसको सुस्त बोलते हैं ना, तो वो इनएक्टिव, बिल्कुल इसके सिमिलर ही है ये। और दूसरी चीज़ काइनेटिक, जो साइंस में एक टर्म भी आती है काइनेटिक। काइनेटिक का एक गति से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें एक आपके पास कोई स्पीड, कोई गति होती है, ठीक है, जिसमें कोई मोमेंटम होता है, कोई गति होती है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। और वाइवेसियस क्या हो जाएगा, वाइवेसियस होता है आपके पास बेसिकली कोई जोशपूर्ण जो व्यक्ति होता है उसको वाइवेसियस बोलते हैं आप। और मिस्टीरियस हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, जो एक मिस्ट्री से रिलेटेड है। मिस्ट्री एक आपका कॉमन वर्ड है, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ है वो मिस्टीरियस कहलाती है। तो यहाँ पे लेथर्जी और डिजी, डिजी भी आपका एक कोई संभ्रमित टाइप का कोई व्यक्ति है, कोई सुस्त टाइप का, तो ये सेम सी चीज़ें हैं। लेथर्जी हो गया, डिजी हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो सिनोनिम आपसे पूछा है, तो यहाँ पे इनएक्टिव करेक्ट हो जाएगा। 11 में आपसे बोला है कि साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स। तो ये एक कॉमन सा वर्ड भी है आपका। और बाकी को देख लो यहाँ पे, सोशियोलॉजी क्या होता है। सोशियोलॉजी आपका समाजशास्त्र रिलेटेड है, और इकोनॉमिक्स आपको पता ही है। थियोलॉजी समझ लो, थियोलॉजी एक ये थियोस एक आपका वर्ड होता है, रूट वर्ड। तो थियोस आपका रिलेटेड होता है आपके पास गॉड से रिलेटेड, तो धर्म से रिलेटेड। तो धर्मशास्त्र जो होता है उसको थियोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपका करेक्टली स्पेल्ट बताना है आपको। तो प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है PROMINENT। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब दे रखे हैं वो गलत है। अब प्रोमिनेंट का मतलब भी समझ लो। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जैसे कि बोलते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके सेंस में आपका प्रोमिनेंट यूज़ होता है। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन क्या हो जाएगा कि देखो मीनिंग से ही पता चल रहा है कि थिक एंड थिन मतलब इन गुड और बैड टाइम, मतलब दोनों ही चीज़ों में। जैसे कि थ्रू थिक एंड थिन में कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, मतलब अच्छे समय में भी और बुरे वक्त में भी आपके साथ रहता है, तो उस सेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ों में आपके साथ खड़ा रहे, इन गुड एंड बैड टाइम।
नेक्स्ट एंटोनिम आपको बताना है सैलिएंट। सैलिएंट का क्या हो जाएगा, ये कॉमन वर्ड है, कई बार यूज़ होता है आपका, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण जो है, कोई प्रमुख है, तो उस सेंस में आपका। और एंटोनिम आपसे पूछा है तो इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट तो इसका बिल्कुल सिनोनिम हो जाएगा, आपसे एंटोनिम पूछा तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। और एमिनेंट बाकी तो कॉमन टर्म है, रिमार्केबल, चीप। एमिनेंट, एमिनेंट को समझिए, एमिनेंट होता है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, पॉपुलर है, तो उस सेंस में आपका एमिनेंट यूज़ होता है। 15 देखिए, आई डोंट नो वाई ही इज सच सीक्रेटली। तो अब इसमें गलती क्या है, इसको पहचानना है। अब ही इज सच सीक्रेटली, अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये है कि आपने जो चैप्टर पढ़ोगे एक एडवर्ब वाला और एक एडजेक्टिव वाला, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव पहचाना है यहाँ पे, तो इसकी गड़बड़ी है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि ये बताता है नाउन और प्रोनाउन को एक क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे इसकी विशेषताएं बताई जा रही है इसकी ही के बारे में, तो सीक्रेटली नहीं आएगा। सीक्रेटली आपके पास एडवर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है, तो सीक्रेटली एडवर्ब को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे सीक्रेटिव आएगा, ठीक है। आई वी ई जिसमें लगा होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे, ना कि आपका एडवर्ब आएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द ब्लैंक ऑफ नाइफ इज इन हिज हैंड मेड हर सिक। तो अब देखिए क्या आएगा इसमें, मीनिंग समझिए इनका सबका पहले अलग अलग क्या होता है। साइट तो किसी जगह के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो ये वाली साइट यहाँ पे घूमने के लिए सही है, ये वाली साइट बहुत अच्छी है, तो उस सेंस में आपका ये वाला साइट यूज़ होता है। ये वाला साइट आपका होता है कि जैसे कि कोई दृश्य के लिए, कि ऐसा देखकर, जैसे चाकू उसके हाथों में देखकर उसने वो बीमार जैसा हो गया, ठीक है, उसने उसको बीमार जैसा बना दिया, तो डर गया एक तरीके से उस सेंस में। तो और स्लाइट क्या होता है, कोई चीज़ जैसे बहुत स्लाइट है, मतलब बहुत तुच्छ टाइप की है, तो उस सेंस में आपको होता है। ये साइट क्या होता है, CITE, किसी चीज़ को उल्लेख करना, किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ के बारे में, तो वो वाला साइट ये है। 17 देखिए, आपसे पूछा है यहाँ पे, नीड ऑफ इनहेबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस्ड ड्रिंक, साइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इनहेबिटेंट क्या होता है, बेसिकली इनहेबिटेंट होते हैं निवासी, किसी जगह के निवासी होते हैं, उनके लिए फ्रूट हो गया, आइस ड्रिंक हो गया, साइनी बूट्स हो गया और लॉटरी टिकट्स हो गया, और इनकी जो आवश्यकता है, तो ये क्या है बेसिकली प्रिंसिपल। अब यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक प्रिंसिपल हो जाएगा, एक प्रिंसिपल, तो इसमें कौन सा वाला प्रिंसिपल आएगा, तो इसमें ये नीचे वाला प्रिंसिपल है PAL वाला, ये आएगा। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य है, जो ऐसी आवश्यकता है क्या है, निवासियों की मुख्य है, तो इम्पोर्टेंट है, मुख्य है, प्रिंसिपल है, ठीक है, उस सेंस में ये वाला यूज होता है। और जो स्कूल कॉलेजेस का जो आप पढ़ते हो वो वाला प्रिंसिपल वो कौन सा है, यही वाला, वो भी यही है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। वहाँ पे जैसे कॉलेज स्कूल में मुख्य रहता है वो आपको प्रिंसिपल, यही वाला प्रिंसिपल है। और आपको फिर ये दूसरा वाला प्रिंसिपल ये कौन सा है, ये प्रिंसिपल जैसे कि आप बात करते हो कोई साइंस का प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है, कोई मर्यादा है, कोई नियम है, तो उस सेंस में जो यूज़ होता है ये वाला वो वाला प्रिंसिपल है, PLE वाला। अब नेक्स्ट इसमें दो चीज़ें और हैं आपका, इनविंसिबल। इनविंसिबल तो वो होता है जिसे जीता ना जा सके, जो अजय है, ठीक है, तो जो कभी हारा नहीं है। एमिएबल क्या होता है, एमिएबल होता है जैसे कि किसी के लिए बोले कि ये बहुत ज़्यादा एमिएबल है, बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाला है, बहुत ज़्यादा मिलनसार व्यक्ति है, तो उसके लिए एमिएबल यूज़ करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड मोर पीपल दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो देखिए दो पक्षों के बारे में बात हो रही है कि इसके इस पक्ष में भी बहुत अच्छी बातें हैं, इस पक्ष में भी बहुत अच्छी बातें हैं, तो इनको जो अच्छी तरीके से देख सके, परख सके, जांच सके, तो इसके लिए जो व्यक्ति चाहिए, आपको कौन से व्यक्ति चाहिए, अनबायस्ड व्यक्ति चाहिए, जो इसको अच्छे से डिटरमाइन कर सकें, समझ सकें। तो इस सेंस में आएगा वो आपका अनबायस्ड आएगा, तो जो किसी भी पक्ष का वो नहीं करते हैं, ठीक है, तो अनबायस्ड वो वाले होते हैं जो निष्पक्ष होते हैं, बिल्कुल इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बाकी को समझिए यहाँ पे क्या है, ये पहले टर्म लिखी हुई है आपकी यू बी क्योशियस, ये क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सर्वव्यापी है, जो सब जगह है, फैला हुआ है, उसके लिए आप ये यूज करते हो। नेक्स्ट आपका थर्ड है अंडरमाइंड। अंडरमाइंड क्या होता है, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, उस सेंस में आपका अंडरमाइन यूज होता है। और नेक्स्ट आपका अनएडोन्ड, ये यूज़ होता है आपका, कोई बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई सादा चीज़ है, उसके लिए आपका। नेक्स्ट देखिए 19,
19 में बोला है आपसे कि अबाउट 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, एन ओल्ड मैन, पूछा है आपसे नेम वाज पॉल यूज टू लिव इन दिस हाउस। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हमने आपका ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का जो आपकी क्लासेस चल रही हैं उसमें प्रोनाउन चैप्टर डिस्कस किया था, तो उसमें बताया था मैंने। ब्रैकेट के बाद आपसे जो पहले आता है वो एंटीसीडेंट होता है, ये आपका लिविंग विंग है, ठीक है। लिविंग विंग है तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, इसके बाद में नाम दिया हुआ है तो यहाँ पे हुज आ जाएगा, ठीक है। हु नहीं आएगा, हु दे रखा होता तो आपके पास हु के बाद में डायरेक्ट क्या आएगा, हु के बाद में आपके पास वर्ब आएगी, ठीक। तो वर्ब नहीं है, आपको एक और दूसरी चीज़ दे रखी है, नाम दे रखा है, नेम वाज पॉल, तो यहाँ पे करेक्ट आ रहा है वो आपका हुज आ जाएगा। बाकी इसको जो सिंपल रीड कर रहे हो वैसे भी पता चल जा रहा है इसका कि हुज नेम वाज पॉल, वो जिसका नाम ऐसा था तो वो यहाँ पे रहा करता था कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में 20 देखिए, इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। तो क्या आएगा इसमें, देखो गलती पहचाननी है कहाँ पर है, तो इस पार्ट में एरर है। देखिए एरर कैसे है, अब अगर ये एक्सट्रीम डायरेक्ट यूज़ होता तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये आपका इफेक्टिव है, ठीक है, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव की भी आगे आगे विशेषता दिखा रहा है तो वो एडवर्ब है, और एडवर्ब यूज़ होता है वहाँ पे एल वाई लगता है उसमें, तो एक्सट्रीमली आएगा इसमें, तो एक्सट्रीम लिखा हुआ है ये गलत है, एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटजी आएगा ये, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट देखिए 21, पढ़िए इसको थोड़ा सा। डिफरेंट फूड्स इन ब्लैंक फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो क्या आएगा देखिए समझिए। अब देखिए यहाँ पे ये हैव लिखा हुआ है, अब कहोगे हैव किसकी वजह से आया, ये डिफरेंट फूड्स की वजह से आया, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है, डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ये बात है। यहाँ पे क्या आएगा, अब ये देखिए फूड ग्रुप, ये आपका सिंगुलर लिखा हुआ है, तो इससे पहले कोई सिंगुलर चीज़ आएगी तो क्या आएगा, आप सीधा पता लगा दोगे कि ईच आ जाएगा, ठीक है। ईच फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद में नेक्स्ट 22, इसमें क्या बोला है आपसे, पिकिंग एन असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप द वीक विल हेल्प यू। तो ये जनरली यूज भी होता है, ठीक है, आप जब बोलचाल में भी करते हो, थ्रू आउट द वीक, ठीक है, तो थ्रू आउट आ जाएगा इस वाले सेंस में। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ोगे थोड़ा सा और, विल हेल्प यू गेट, आगे देखिए, एवरी फूड ग्रुप थ्रू आउट द वीक विल हेल्प यू गेट न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के सेंस में आप इनको क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो टू ये वाला सेंस अलग हो जाएगा, मैनी के सेंस में आएगा कि मैनी न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के सेंस में मैनी न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वर्ड दे रखे हैं ना आपके ऑप्शन में, ये बहुत आप जब उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो सीधा दिख भी रहे, इतना इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा आपको, ये आसान वाले दिए। फॉर एग्जाम्पल, हुज सेफ हुड। अब देखिए एक इंस्टीड ऑफ होता है, एक आपके पास डेस्पाइट होता है, ये दोनों चीज़ समझ लीजिए, एक इंस्टीड ऑफ और एक होता है डेस्पाइट, ये दोनों एक ही मतलब है इन दोनों का। बस इनसे ध्यान ये रखना है कि गलती कहाँ होती है, डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, ठीक है, ये ऑफ नहीं आता इसके साथ में, अगर ऑफ लगा दिया तो वहाँ पे एरर हो जाएगा, और अगर डेस्पाइट की जगह इंस्टीड यूज़ करना है तो इसके साथ ऑफ लगाना पड़ेगा, इंस्टीड ऑफ। तो अब देखिए यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है तो डेस्पाइट तो आएगा नहीं आपका, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट इंस्टीड। तो यही चीज़ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल चूज से सी फूड इंस्टीड ऑफ मीट ट्वाइस ए वीक, द वैरायटी फूड्स विल मेक। नेक्स्ट देखिए, द वैरायटी ऑफ फूड्स विल मेक मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू। तो मेक योवर, अब यहाँ पे योवर आ जाएगा, योवर मील आपके खाने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ठीक है, योवर मील। योवर्स ये वाले नहीं आएंगे यहाँ पे, तो योवर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन के कवर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जीके का सेक्शन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे थी 2011 के अनुसार, मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें बोला है, देखिए साइंस का क्वेश्चन है आपसे, साविकोस्क और ये आपसे पीड़ित जो है उनमें किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ये मैंने आपके साथ एक साइंस की जब क्लास ली थी कंप्लीट वाली, उसमें मैंने जो आपके विटामिन है उनकी कमी से होने वाले रोग हो गया और आपके पास प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, वो सभी में ये डिस्कस किया था, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था? देखो कलिंग का जब भी आपको नाम सुनते हो तो तुरंत ध्यान आता है आपके पास सम्राट अशोक के बारे में, तो वही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको थोड़े से जब पढ़ रहे हो ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान इससे को ज़्यादा देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो इसमें देखिए जो अलग अलग तट हैं आपके, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपके अलग अलग भारतीय तट हो जाएंगे, कौन कौन से, जैसे कि ये पूर्व की तरफ है और ये आपके यहाँ पे पश्चिम की तरफ हो जाएंगे। तो पूर्व की तरफ जैसे कि उत्कल तटीय मैदान, और इसका आपको उत्तरी सरकार मैदान, कोरमंडल तट, और इधर मालाबार तट हो जाएगा, इधर ये कोंकण तट हो जाएगा, और ये आपका काठियावाड़ तटीय मैदान हो जाएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने पड़ते हैं कि कौन सा तटीय मैदान आपके पास पूर्वी क्षेत्र का है और कौन सा आपका यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूर्वी तट का नहीं है ये पूछा है, तो ये मालाबार तट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पश्चिमी क्षेत्र वाला है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में ये वाला देखो 5th, इसमें बोला है आपसे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया था। कौन सी योजना के तहत शुरू किया था? डोनेट ए पेंशन पहल। तो ये आपके पास यहाँ पे शुरू हुई थी मार्च 2022 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट एयर इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीता गिद्दा नृत्य करती है, तो ये नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है? तो गिद्दा का नाम जैसे सुनते हो आपके पास पंजाब दिमाग में आता है, क्योंकि ये पंजाब से रिलेटेड है। और इसके बाद में 8th में पूछा है आपसे, UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन सी है? तो इटली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, कौन सी सीमा लगती है? आपको पता है म्यांमार इधर की साइड में है, ठीक है, पूर्वी सीमा में, तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑस्कर 2009 में निम्न में से किस भारतीय संगीतकारों ने किसे स्लम डॉग मिलियनेयर ने अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो AR रहमान को मिला था ये पुरस्कार। नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा है कि कौन सा 1947 का कौन सा अधिनियम है जो ट्रेड अधिनियमों के साथ साथ वैयक्तिक कामगारों और से संबंधित भारतीय श्रम कानूनों को विनियमित करता है? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम है आपका करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह कौन सा हो सकता है? देखो सवाल घुमाया बस, बाकी सिंपल आपसे कायांतरित चट्टानों के एक एग्जाम्पल पूछा है कि कौन सी कायांतरित चट्टानें होती हैं, तो संगमरमर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक भी था, गयासुद्दीन तुगलक भी था, ये रुकनुद्दीन तुगलक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है यहाँ का शासक नहीं था तुगलक वंश का। और निम्न में से कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है? तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा बूंदी उत्सव। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? मेधी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ अटपटे टाइप के, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा फोकस उन क्वेश्चंस पे ज़्यादातर करना है जो आपके पास ऐसे सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हर एग्जामों में दिखते हैं, उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करना ही है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जीव मंडल। अब देखिए हमारे वातावरण में एक वायुमंडल होता है, उसकी तो अलग अलग परतें हैं, वो अलग चीज़ है।
यहाँ पे क्या है कि अलग अलग मंडल कौन कौन से हैं, जैसे कि स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जीव मंडल हो गया, जल मंडल हो गया। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आपके पास जीव मंडल के बारे में है, जहाँ पे जीवित क्षेत्रों के और पर्यावरण के बारे में बातें की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि निम्न में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। आपको यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा। ये नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन ये वही है। ईवीएम आपने सुना है, ठीक है। ईवीएम की जो फुल फॉर्म है वो यही होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे बोला है कि कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक, रासायनिक नाम क्या है, मतलब NaCl का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। अब आयनिक यौगिक क्या है, जिसमें आयन बनते हैं। आयन जैसे कि Na+Cl-, तो ये आयन होते हैं, ठीक है। ये धन आयन हो गया, ये आपके पास ऋण आयन हो गया। अब NaCl होता है आपके पास सोडियम क्लोराइड, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक दूसरा ये है लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड क्या होता है, LiCl, ठीक है। सीजियम फ्लोराइड CSF हो जाएगा। NaCl ये तो हो ही गया आपका। और कैल्शियम आयोडाइड CaI2, ये आपका कैल्शियम आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी के नाम भी हो गए, आपको समझ में आ गए। ये 19वां देखिए, भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है, मतलब 2.5 लाख तक कोई आयकर नहीं लगे, इनकम टैक्स। और 20 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। देखिए जितने भी आर्टिकल्स हैं संविधान के, उसके रिगार्डिंग एक क्लास मैंने ली थी, जिसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी डिस्कस कर लिए थे ट्रिक के साथ में। तो वो क्लास आपने देख ली होगी, आई होप। नहीं देखी है तो उसको देख सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 14। 21 देखो, FIDE 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, चेन्नई में। इसके बाद में देखो, ये तो 2022 तो चला ही गया, तो 2023 चल रहा है, ठीक है। 22 देखो, निम्न में से किसे आदिवासी नृत्य गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनक राजू। नेक्स्ट 23, कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की भारत की पहली महिला कुलपति बनी है। इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है, शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 देखिए, एक नाटक में नरेश ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन जो नारे हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये दिया था। और इसके बाद में ये लास्ट सवाल आपका GK सेक्शन का, निम्न में से भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गौरा लिखा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट 100 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं SSC MTS एग्जामिनेशन के। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।